बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब हैं। अब आपको मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है उसकी बात करते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने मिशन नोबेल प्राइज में लगे हुए हैं, वो भी बड़ी खबर है, उसकी बात करेंगे। यहाँ भारत में क्या हो रहा है। भारत और चीन आपसी रिश्ते सुधार कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने के प्रयास में है। बड़ी खबर यह है कि आज चीनी विदेश मंत्री का भारत में दूसरा दिन है उनके आने का, और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। और चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस वक्त जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से मिले हैं। शाम को 5 बजे वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। थोड़ी देर पहले ही वांग यी की एनएसए अजीत डोवल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जो कि हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर ये दोनों अपने अपने देश के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये उस पर बात कर रहे हैं भारत चीन सीमा के विवाद को लेकर के। अब इस मीटिंग में सीमा विवाद समाधान की तरफ कितना आगे बढ़ते हैं ये एक बात होगी। जैसे अभी स्टेटमेंट आया है कि भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि बॉर्डर पर शांति कायम है। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान एनएसए ने यह कहा है कि सीमाओं पर स्थिरता बहाल हो गई है, और उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार का यह बहुत सही वक्त है, दोनों देशों के विकास को रफ्तार मिलेगी। कल चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग की थी, बायलैटरल टॉक हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बेहतर करने पर जोर दिया गया था। The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. ये तो भारत की बात थी। चीन की तरफ से भारत को 3 बातों पर आश्वासन दिया गया, और यह है इसका सबसे बड़ा निचोड़ इस पूरी बैठक का। क्या निकला आखिर? तो इस बार बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। भारत की 3 जरूरतें हैं जो चीन से पूरी होती हैं और जिस पर चीन ने रोक लगा दी थी। पहला, भारत को खाद फर्टिलाइजर की जरूरत है, और चीन से जो फर्टिलाइजर आता है अब उसके आयात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह चीन ने सुनिश्चित किया। दूसरा, रेयर अर्थ मेटल्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व 90% से ज्यादा रिजर्व जो है वो चाइना के पास है। इंडस्ट्री सारी चाइना के पास है उसकी प्रोसेस होने की। वहां से उसने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ भारत पर नहीं कई देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनको उसका एक कहना था कि हमें ये डर है कि इनका इस्तेमाल जो है डिफेंस सेक्टर में किया जाएगा। अब इस पर भारत की जो इंडस्ट्री है, खास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उन्होंने ये मांग भारत सरकार से कहा था कि आप इस मुद्दे को चीन के सामने उठाइए। भारत सरकार ने उठाया, और चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स पर जो रोक थी उसको हटाने का आश्वासन दिया है। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि रोक हट चुकी है। और तीसरा आश्वासन था टनल बोरिंग मशीन्स को लेकर के, क्योंकि बहुत हेवी मशीनरी जो है वो भी बनती है सबसे ज्यादा चाइना में। We maintained peace and tranquility in the border areas and resumed the Indian pilgrimage to the Mount Garampochi and Lake Mapayonzo in the Xizang Autonomous Region. We should firm up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. That concludes my opening remarks. Thank you. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वांग यी को लेकर के। वांग यी चीन के फॉरेन मिनिस्टर होने के अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं। तो ये कोई सिर्फ एक संदेश वाहक नहीं है कि मेरे जो लीडर ने कहा मैं वो आके यहाँ बता दूंगा और आप जो कहेंगे वो वहां जाके बता दूंगा। एक हैवी वेट आदमी है, और ये इनके आने से अगर ये भारत की 3 बड़ी जरूरतों पर चीन आश्वासन दे रहा है तो आप मानिए कि इनकी ये विजिट बहुत कामयाब रही, और इसका ग्राउंडवर्क पीछे हो चुका होगा, तभी इनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी फिक्स करवाई गई है। गलवान की घटना के बाद चीनी विदेश मंत्री पहली बार भारत आए हैं, और अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाना है।
तियानजिन में एससीओ समिट होने वाला है, उसमें वो हिस्सा लेंगे और उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से एक बायलैटरल मीटिंग भी मुमकिन है। लेकिन भारत की ये तीन जो जरूरतें थीं, ये इनकी आपूर्ति लग रहा है कि अब दोबारा शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से चाइना के विदेश मंत्री वांग ही का जो दौरा रहा है 2 दिवसीय, मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल रहा है। और जिस तरीके से भारत और चीन दो बड़ी ताकत है, और ये दोनों ताकत जिस तरीके से अमेरिका से पीड़ित हो रही थी, अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा था दोनों देशों के ऊपर, मुझे लगा कि भारत और चाइना जिस तरीके से करीब आ रहे हैं, तो अगर भारत और चीन अगर साथ में मिलकर व्यवसाय करते हैं, दोनों के संबंध मधुर होते हैं, फिर वो बिजनेस के लिए हो, चाहे फिर वो डिफेंस डील के लिए हो, चाहे बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, तो मुझे लगता है कि फिर एक और एक 11 होगा। अगर भारत और चीन मिल जाते हैं तो दुनिया में एक और एक 11 होंगे। दोनों एशिया की बहुत बड़ी महाशक्ति है। भारत चीन आज दुनिया में दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में है। और अमेरिका को जो लगातार भारत के ऊपर टैक्स का धमकी देकर टैक्स लगा दिया, अभी 50% कर दिया है, 25% अभी इस मंथ के एंड तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। चीन पर लगातार वो टैरिफ की धमकी दे रहा है। अगर भारत और चीन के बीच संबंध सुधरते हैं, भारत और चीन में एक विश्वास जमता है, व्यवसाय के नए रास्ते खुलते हैं, तो मुझे लग रहा है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका तो गजब मोड में चल रहा है। बिल्कुल। कल एक खबर आई कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री के व्यापार के मामलों के जो सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार पीटर नवेरो शायद उनका नाम है, उन्होंने तो धमकी दी भारत को और कहा कि भारत अगर अपने आप को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है तो उस तरीके से व्यवहार भी करे हमारे साथ। चीन रूस का तेल खरीदना बंद करे, चाइना के साथ गलबहियां जो हैं वो बंद करे। और उन्होंने कहा कि भारत एक तरफ हमसे कहता है कि आप हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, और आप जाके गले मिल रहे हो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ, तो हमको तो डर है कि कहीं आप हम आपको टेक्नोलॉजी दें और आप वो इन दोनों देशों को पास ऑन ना कर दो। तो मतलब नेक्स्ट लेवल चल रहा है अमेरिका तो सर इस वक्त। बिल्कुल। उनको याद नहीं अभी अलास्का में किससे मिले हैं ट्रम्प साहब? तो और वहां वो खुद किसी से भी मिला। पुतिन ने बोल दिया 20% ट्रेड बढ़ गया आपके आने के बाद हमारा। तो देखिए डिप्लोमेसी में ये चलता रहता है, और जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं वो अपने तरीके से बिहेव करते हैं, उसका जवाब पावर के साथ ही दिया जाता है, जो भारत ने बहुत बड़े तरीके से दिया है, मजबूती से अलग अलग मौके पर। चीन को लेकर बात करें, अभी विदेश मंत्री जी आए हुए हैं। एक तो भारत और चीन में फ़र्क क्या है, भारत जो कमिटमेंट करता है ना उस पर वो स्टिक करता है। चीन का कमिटमेंट जो है ना टाइम बिंग होता है, और उन पर मतलब अब इतनी बार हम लोग धोखा खा चुके हैं कि भरोसा करने में भी है ना डर लगता है। मुझे अभी जो लगता है अच्छी बात है, एक तो रेयर अर्थ में क्या है आपको शायद जानकारी है कि नहीं, कंडीशनल उनका वो है एग्रीमेंट, उसमें 2 बातों पर बहुत कंडीशन उन्होंने की। एक तो ये कि आप डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज ना करें, ठीक है, ये भी चल जाता है, बात कोई हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस भी जगह आप उसको ऑटोमोबाइल में या कहीं यूज़ कर रहे हैं उसको आप बिजनेस में एक्सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर भारत में उस मतलब उस एलिमेंट से रेयर अर्थ को आपने, हाँ, तो गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन है, मतलब रेयर अर्थ को डिफेंस में नहीं यूज करें, वो तो बहुत बात होता है, यूरेनियम को लेकर भी होता है, तमाम तरीके की कंडीशन होती है, तो वो एक बड़ा मुश्किल है। रेयर अर्थ हम यूज किस में करते हैं सर? गाड़ियों में करते हैं, गाड़ियों में मोटे तौर पर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है दोनों जगह। और ये जो बैटरियां बनती हैं बैटरियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत जरूरी है। बैटरी जो है ना उसमें रेयर अर्थ कम 90% उसमें। तो अभी क्या है, चीन को आप समझिए, चीन एक तरफ तो अमेरिका के दबाव में है, जिस तरह से चीन के साथ अमेरिका बिहेव कर रहा है, यदि वो जरा सा भी रिश्ता ठीक हो गया ना तो फिर आप उनको देखिएगा, उनकी छोटी आंखें बड़ी दिखेंगी आपको। दूसरी बात, मैं उसको रेशियल कमेंट की तरह से नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी ये एससीओ समिट है जी, प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर जाना है, एससीओ समिट को चीन को सफल बनाना है, कामयाब करना है, इसलिए ये सारी बातें चल रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। यदि वो ठीक से जैसे आए हैं, जैसे बात कर रहे हैं वही करेंगे, तो जो बात हो रही है कि दोनों देश मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसकी संभावना बन सकती है, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम लगती है। ओके, ठीक है। ये सारे फैसले या इन सब पर चर्चा हमें सितंबर के बाद, ये बात आपकी ठीक है कि उनका पहला ध्यान इस अपने, और उन्होंने बोला भी वांगी ने कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तियानजिन का समिट जो है, और उसमें मोदी जाएंगे तो ये एक उनके लिए, मतलब मोदी का जाना उनके लिए जरूरी है, उसमें जरूरी है उसके लिए। लेकिन आपको लगता है कि रिश्ते वाकई सुधर रहे हैं? नहीं, संदेह के साथ ही सब कुछ यहाँ देखना चाहिए। चीन के साथ हमें उस तरह से भी बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि हम जब किसी ऐसी जिसको कहते हैं ना कैच 22 जैसी स्थिति है, तो हमको थोड़ा संभल के चलना है, तो हम रणनीतिक तौर पर इसको बड़ा बना के दिखाएंगे। हम कहेंगे भी कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको कहना क्या चाहिए? हमको कहना ये चाहिए कि चीन की भी मजबूरी है कि वो भारत के साथ रिश्ते बना कर रहा है आज की तारीख में जो है। दूसरा, ये
अभी जो बीती मतलब सुबह कह लीजिए या रात कह लीजिए, हम लोगों के हिसाब से जो भी कह लीजिए और अमेरिका के लिहाज से, जो 7 यूरोपीय यूनियन के देश और जेलेंस्की जो ट्रंप से मिले हैं, वो पूरी टाइमलाइन देखिए। और वो मीटिंग बड़ी रोचक है कि मतलब बातचीत शुरू होती है, फिर क्या क्या हम देंगे, कितना छोड़ देंगे, मैप पर बाकायदा बात होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा चलो वो ठीक है, सिक्योरिटी गारंटी दे दो, उसकी बात होती है। फिर अचानक ये कहते हैं कि नहीं आप कह तो रहे हो, पुतिन का क्या भरोसा। कहते हैं अच्छा मैं बात कर लेता हूं, तो ट्रंप पुतिन को फोन मिला देते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले ट्राइलैटरल से पहले बाइलैटरल करेंगे, नहीं जेलेंस्की और पुतिन मिलेंगे। अब इसको यूं देखिए कि मान लीजिए कि 10 दिन का ये समय है और 2 महीने और लगा लीजिए। अगले 2 से 3 महीने में अगर पुतिन और जेलेंस्की मान गए कि भैया अब हम थक गए, 50,000 लोगों की जान गंवा दी, उनको घायल कर दिया, तबाह कर दिया, तो क्या होगा? तब रशिया से ऑयल खरीदने वाले किसी देश पर सैंक्शन लगाने के लिए अमेरिका के पास कोई बहाना नहीं होगा। तब अमेरिका क्या करेगा? तब अमेरिका को भारत सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिखेगा, और जैसे ही वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिखेगा फिर से चक्का घूम जाएगा। फिर चीन कहेगा कि अरे आप तो उनके साथ जा रहे हैं, तब अचानक क्वाड प्रभावी दिखने लगेगा। तो बहुत मतलब बहुत कुछ अभी आसान नहीं है, लेकिन हाँ हमें इस तरह से बात करनी है और हम बहुत टाइट रोप लेकिन बहुत बैलेंस। अच्छा, कल हमने बताया था वो पागल जो है बगल में जो रहता है, सर क्या नाम, आसिम मुनीर, उसने इंटरव्यू दिया था। उससे इंटरव्यू में सवाल हुआ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से कि आप चाइना के, आपकी अमेरिका से बड़ी दोस्ती हो रही है, तो चाइना बुरा तो नहीं मान जाएगा, आपके अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, तो उनके लिए भी परेशानी तो है ही। तो उसने ये कहा कि एक दोस्त के लिए हम दूसरे दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो भी क्लियर कर चुके हैं कि भाई हम चाइना को अपसेट करके अमेरिका के साथ दोस्ती किसी हाल में नहीं करेंगे। एनीवे, अब ये तो सब इस सब के मूल में क्या है? व्यापार, अर्थव्यवस्था। भारत अपनी रफ्तार किसी भी तरीके से सुस्त नहीं पड़ने दे सकता, और बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट इस वक्त चल रहा है इकोनॉमी का। आज ही डेटा आया है कि जो बेरोजगारी दर है शायद 5.2 हो गई है, महंगाई दर जो है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। आपकी क्रेडिट रेटिंग अभी एक एजेंसी ने बढ़ाई, उसके बाद एक दूसरी एजेंसी ने भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दी है भारत की अर्थव्यवस्था को, S&P ने शायद। तो ये अच्छी डेवलप्स इस वक्त चल रही है। मार्केट में डिमांड तो नहीं है ना, डिमांड का इंतजार कर रहा है मार्केट। अभी जो प्रोडक्ट्स है, यदि आप उसका पूरा फिगर देखेंगे तो जो बाइक्स हैं, कारें हैं, उसकी जो खरीद है उसमें बहुत बड़ी कमी आई। अब ये सारी चीजें जो प्रधानमंत्री ने कहा हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करेंगे, तो वो भी ये समझ रहे हैं जो बात आपने कही कि अब हमें इस सेंटिमेंट को और बढ़ाने की जरूरत है। तो अब इसके लिए कल उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। इस तस्वीर में भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्रालयों के सचिव और बहुत कई प्रमुख अर्थशास्त्री, उनको इस मीटिंग में बुलाया गया था। और इन सबसे जो है पहले मंत्रियों से कहा गया और सचिवों से कि आप अपने अपने मंत्रालय का अगले 100 दिन का रोड मैप हमको दीजिए, आपका मंत्रालय अगले 100 दिनों में क्या करेगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं कि इस बार की दिवाली डबल दिवाली होगी। उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म की बात की, कहा अब चर्चा है देश में 2 ही रेट होंगे, 5% और 18% के। तो ये इसके अलावा भी और क्या किया जा सकता है, ये कल की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। इसमें होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, तमाम सीनियर मिनिस्टर्स इसके अंदर मौजूद थे। तो अब ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है क्या वाकई कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने के बारे में नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं क्या? कोई बहुत बड़े फैसले, जैसे 91 का रिफॉर्म था, खोल दिया भारत ने अपना बाजार, उस लेवल पर जाने की, नेक्स्ट लेवल पर जाने की क्या नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं? क्या है प्रयास? नहीं, निश्चित तौर पर यह है, और इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि नेक्स्ट जेन रिफॉर्म तो शुरू हुए तभी जीएसटी आया, जो बहुत मुश्किल थी, और 8 साल के बाद सरकार ने तय किया कि हमने जिस चीज को बहुत स्ट्रीमलाइन कर लिया है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़, औसत लगभग 1.25 लाख करोड़ का जीएसटी प्रतिमाह आ रहा है, जो अभी अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी खजाने में पैसे आने शुरू हो गए। अब इसके आगे क्या क्या यहां रुक जाएंगे? अगर वो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी व्हील उसका आगे नहीं बढ़ेगा, तो व्हील 2 तरह से आगे बढ़ता है। एक, जनता को लाभ मिलने लगे, सस्ता मिले तो ज्यादा खर्च करने लगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि जो उद्योग धंधे हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे यार ये क्या तमाशा हुआ, आप 28%, 12%, 18%, 5%, 40%, कहां जाए हम? उनको आप साफ साफ बताइए। तो दोनों वर्ग को अभी जो जीएसटी रिफॉर्म है, जिसको जीएसटी रिव्यू के तौर पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा। दूसरा एक चीज हुई जिसकी हल्ले हंगामे में चर्चा बहुत कम हुई, और मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सोचना चाहिए कि सदन में क्यों नहीं चर्चा होती, जो इनकम टैक्स का नया कानून आया है।
ये चर्चा की मतलब एकदम से जिसको कहें ना कि ये 360 डिग्री शिफ्ट है। आप अगर इसको यूं समझें कि इनकम टैक्स जो कई बार चर्चा होती है, हालांकि मैं अभी कहूंगा तो फिर से ट्रोल वाले आ जाएंगे, धीरे धीरे इनकम टैक्स न्यूनतम की तरफ या कहें कि ना की तरफ ले जाने की कोशिश है। मैं उसके जो फाइन प्रिंट पढ़ रहा था उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका टैक्स स्लैब अभी बदल दिया गया, वो तो ऐसे ही 12 लाख कर दिया। उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है वो किए गए, उसमें जो रिटर्न और रिफंड का प्रोसेस है वो बदला गया है, जो जार्गन्स जिसको हम कहते हैं जो समझने में थोड़ी मुश्किल हुई उसको बदला गया है। तो हम दोनों तरफ यानी ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं और जो डायरेक्ट टैक्स है उसको हम पूरी तरह से बदलता हुआ देखेंगे। उसको यूं भी कह सकते हैं कि भारत का हर आदमी कहता है कि गुरु और कहीं नहीं चलना है, दुबई चलोगे क्या? तो घूमने तो वो जाता ही जाता है, वो कहता है वहां एक ऑफिस डाल लो, टैक्स नहीं लगेगा। तो दुनिया की सारी कंपनियां उधर आज मैं ये कह रहा हूं तो आज ही मत समझने लगी कल से हो जाएगा, लेकिन जो मैंने इनकम टैक्स एक्ट के फाइन प्रिंट पढ़े और जीएसटी का जो रिव्यू है ये उसी तरफ जाता हुआ दिखता है। अरे जल्दी से ये और बता दीजिए, जो विजय जी ने बात की मेरा दिमाग अटक गया सर आपकी बात पे। ये बात सही है कि खबरें सारी पॉजिटिव आ रही हैं, इन्होंने कहा लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, मतलब मार्केट में सुस्ती है, ऐसा है क्या? नहीं, दो चीजें होती हैं। एक बड़ी चिंता की बात रही है और ये लगातार कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ मुकाबले में नहीं चल रहा है। एक कांधे पे नहीं चल सकता है ना, दूसरा कांधा जब तक नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सरकार की पॉलिसी बड़ी शानदार हो रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस तरह से नहीं आ रहा है। अब उसमें दोनों ही चीजें होती हैं। कई बार वो कहते हैं कि हमें अभी थोड़ा सा जो दुनिया का अनसर्टेनिटी का है उसमें हम थोड़ा सा अनिश्चित रहते हैं, पैसा निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो मार्केट में तेजी है और जो ये सरकार ने पॉजिटिव स्टेप लिए हैं इसको ओवरऑल जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है वो वेलकम कर रही है। 676 पॉइंट बढ़ गया शेयर मार्केट। नहीं सर, मैं उस मार्केट की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात। 91 का जिक्र किया। एक उलट बात बता दूं, ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है ना कि 91 से बिल्कुल उलट है। 91 में हमने दरवाजे खोले थे, यहां खिड़कियां खोली अपने लिए। ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो है वो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री कैसे काम करे। और एक बात समझनी चाहिए जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा की, इनवर्ड लुकिंग है, इनवर्ड लुकिंग है स्वदेशी पर। और इसमें एक चीज को समझना चाहिए कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग गांधी जी की तरह से वो होली जलाने की बात करते हैं। स्वदेशी का एक जो कीवर्ड उन्होंने दे दिया कि दाम कम दम ज्यादा। तो जब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो उसके लिए काम नहीं, सिर्फ खादी से काम नहीं चलेगा। खादी से काम नहीं। आगे बढ़ते हैं साहब। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा क्या? 3.5 साल से जारी इस जंग को खत्म करने के लिए कल अमेरिका में एक मेगा मीटिंग हुई है। इस स्केल की मीटिंग याद नहीं आता कि दुनिया में आखिरी बार कब होगी। सोचिए ना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करते हैं और इनके अलावा यूरोपियन यूनियन वहां पर थी, वहां पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन सब थे। एक साथ एक तस्वीर आई है कल। ये तो फिर भी बड़ी शालीन तस्वीर है कि सब एक साथ खड़े हैं, ऐसी तो तस्वीर आती रहती है। एक तस्वीर ये आई कि ओवल ऑफिस के अंदर ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग चल रही है, दरवाजा बंद है और बाहर जैसे कुर्सी लगा के आप लोग वेट करते हैं ना किसी सरकारी दफ्तर के बाहर लाइन लगा के कुर्सी पर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं यूरोप के सारे नेता, इन देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट। गजब तस्वीर थी। अब ट्रंप ने यह प्रयास तो बहुत भागीरथ प्रयास किया, बड़ा प्रयास किया, निकला क्या इसके अंदर? 2-3 खबरें अभी आपको त्रिपाठी जी ने बताई। एक बात तो यह निकली कि ट्रंप ने यह कहा कि हम यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे और उन्होंने यह कहा कि मैं हथियार नेटो को दूंगा, खरीदेगा, इसका पैसा देगा यूरोप। ज़ेलेंस्की ने कहा मैं $100 बिलियन के हथियार खरीदूंगा आपसे, $50 बिलियन के ड्रोन खरीदूंगा आपसे, ये सब पैसा यूरोप देगा। तो ट्रंप ने पहले तो यह क्लियर कर दिया कि भाई मैं इसमें केवल व्यापारी हूं, मैं हथियार दूंगा, आप पैसा देंगे। मतलब युद्ध चलाना है अगर आपको तो हथियार मेरा होगा, लेकिन आप फाइनेंस करोगे, यूरोप फाइनेंस करेगा, मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। ये उन्होंने साफ कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि यह खबर आई कि बीच में ही इन नेताओं से मुलाकात के बीच में उन्होंने कहा कि होल्ड, मैं जरा पुतिन से फोन पे बात कर लूं। तो उन्होंने पुतिन को फोन लगाया, पुतिन से उनकी बात जी हुई। उसके बाद आके उन्होंने ये कहा कि पुतिन ने इस सोर्सेज से आया कि पुतिन का ये सजेशन था कि आप मेरी और ज़ेलेंस्की की मीटिंग कराइए पहले, जो कहा जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर हो सकती है, और उसके बाद फिर मैं, आप और ज़ेलेंस्की बैठेंगे। ये उन्होंने रोड मैप दिया। तो इसमें इधर से यूरोप के, शायद जर्मनी के नेता ने या इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, फ्रांस वालों ने कि ये 3 नहीं 4 लोग होने चाहिए इस मीटिंग में, इसमें यूरोप का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो अब इस पर ट्रंप ने कहा कि हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन एक बात जो सीज फायर की चल रही थी कि पहले सीज फायर कर दो, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ये कह रहे हैं कि ऐसी सीज फायर से कुछ नहीं होगा। अब तो जो बात आपको करनी है वो पक्की बात करिए, युद्ध रुकने की बात कीजिए, सीज फायर की बात नहीं।
बाकी जो चल रहा है वो उसको फिलहाल आप चलने दीजिए। पुतिन की शर्त क्या है कि मैंने 20% यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है, इसका जो पूरा ईस्टर्न हिस्सा है जहां रूसी बोलने वाले लोग हैं वो सारा मेरा। मैंने 2014 में क्रीमिया ले लिया था, वो भी मेरा, और मुझसे वापस भी नहीं मांगोगे आप। और ट्रंप इस बात में लग रहा है कि वो पुतिन के दबाव में है, तो उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि भैया क्रीमिया तो तुम कम से कम भूल जाओ, वो तो देना ही पड़ेगा, बाकी ये जो तुम्हारी टेरिटरी कब्जा की हुई है इस पर हम लोग बात करेंगे कि कितनी तुम छोड़ोगे और कितनी रूस छोड़ेगा। तो यहां तक अभी फिलहाल बात पहुंची है। ट्रंप की बात सुनाता हूं आपको। The war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it. And they'll be talking about it for a long time, but they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan, we're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we ट्रंप फिर बोल दिया इंडिया पाकिस्तान। ये तुझे लगा नींद में भी जागते होंगे तो अचानक करे मैंने युद्ध रुकवा दिया क्या? नहीं, वो इसलिए भी बोला होगा ना कि वो पुतिन साहब माने नहीं है अभी सीज फायर के लिए, तो कहा कि कम से कम उस बात को ही याद दिलाऊं मैं पुरानी समय कम रह गया सर, निचोड़ बताइए। देखिए, यूक्रेन के लिए मानना आसान नहीं ज़ेलेंस्की है के सूट के अलावा कल फिर सूट की बात भी होगी। तारीफ की सूट पहनकर आए ना अब तो सूट। तारीफ भी की, लेकिन देखिए ज़ेलेंस्की के लिए भी किसी भी तरीके से रूस के सामने समर्पण करना संभव नहीं है। 3 साल से वो युद्ध लड़ रहे हैं और उन्हें अपने देश की जनता को भी जवाब देना होगा। और जो कल ट्रंप ने उनसे पूछ लिया कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं यूक्रेन में, तो उन्होंने कहा साहब युद्ध चल रहा है, अभी कैसे चुनाव होंगे? तो ट्रंप ने कहा अच्छा, जब अमेरिका युद्ध में होगा तो क्या मेरा चुनाव नहीं होगा? आपको युद्ध में होंगे तो मतलब ज़ेलेंस्की ने बता दिया कि भाई मुझे अगर चुनाव में जाना है तो मुझे रशिया के सामने सरेंडर नहीं करना होगा। अगर मैं दे दूंगा जो रशिया मांग रहा है तो मैं चुनाव जीतना दूर की बात, मैं देश में रह नहीं पाऊंगा। तो निश्चित रूप से जो पुतिन के साथ है कि भाई इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद अगर पुतिन छोड़ देंगे यूक्रेन के जो अधिकार उन्होंने अपने क्षेत्र ले लिए 5, तो वो कैसे रशिया के अंदर रह पाएगा? दोनों की अपने देश की मजबूरियां हैं। मुझे लग रहा है कोशिश शुरू हुई है और ये अच्छी बात है कि अगर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिलते हैं तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है।